दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज की बात की जाए तो ओला इलेक्ट्रिक आपको टॉप पर ही मिलेगी, जिनके पास 40% से ज्यादा के मार्केट शेयर है। और हाल ही में न सिर्फ उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज की कैपेसिटी बढ़ाने की बात की है, बल्कि अब वो इसे इटली, साउथ ईस्ट एशिया और बाकी जगहों पर भी एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस सेक्टर में उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर होगी चाइनीज कंपनीज, जो कि ईवीज के मामले में काफी अग्रेसिवली पुश कर रही है। तो क्या है ओला इलेक्ट्रिक का प्लान और क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ अनाउंस होने के बाद से ओला ने कई सारी घोषणाएं पिछले कुछ वक्त में की हैं। जैसे कि अभी जो उनकी फैक्ट्रीज में 20 लाख स्कूटर्स पर ईयर की कैपेसिटी है, वो उसे बढ़ाकर 1 करोड़ स्कूटर्स पर ईयर कर रहे हैं। ये नंबर उनकी करंट ईयरली सेल से 13 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी उन्हें अपनी इन्वेंट्री को तब तक खाली करने के लिए या फुल कैपेसिटी पर अपनी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए इतनी तेजी से मार्केट को ग्रो करना होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं। अगर जून की बात की जाए तो ओला ने करीब 18,000 स्कूटर्स एक महीने में बेचे थे और कई सारे फोरकास्ट में पाया गया है कि 2030 तक भारत में टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड 1 से 1.3 करोड़ तक की होगी। यानी अगर ओला इलेक्ट्रिक को अपनी फैक्ट्री को फुल कैपेसिटी पर चलाना है तो उन्हें 100% मार्केट शेयर एक्वायर करना होगा, जो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तो मार्केट में रहेगा ही। लेकिन ओला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कैपेसिटी इंटरनेशनल मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। अब यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स ने ओला के इस तर्क को कमजोर बताया है और ये भी कहा है कि ओला इलेक्ट्रिक इस तरह की घोषणाएं करके अपने शेयर्स का प्राइस बढ़ाना चाहती है। अगर उनकी माने तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के लिए कैपेसिटी को बिल्ड करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट भारत ही है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देशों में टू व्हीलर्स का इस्तेमाल काफी कम होता है, इसलिए उन मार्केट्स में एक लिमिटेड अमाउंट में ही ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ वो इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि भारत में ओला इलेक्ट्रिक की सक्सेस के पीछे कई फैक्टर्स थे, जैसे कि उनके प्राइस का अच्छा होना। ओला पहले से एक ब्रांड बन चुका था, इसलिए जब उनके स्कूटर्स आ गए तो लोग पहले से ही उन पर भरोसा करते थे और साथ ही भारत में वो उस स्पेस में घुसने वाली पहली कुछ कंपनीज में से एक भी थी, जिस वजह से उन्हें सक्सेस मिली है। लेकिन यही सक्सेस के इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ट्रांसलेट होगी, इस बारे में वो लोग श्योर नहीं है। वहीं ओला इलेक्ट्रिक में होप देखने वाले लोग अलग अलग बात करते हैं। ये सच जरूर है दोस्तों कि भारत टू व्हीलर्स का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन ये भी सच है कि हमारे हीरो या बजाज जैसे ट्रेडिशनल टू व्हीलर्स ने भी दुनिया में अपने काफी नाम बनाया है। आज बजाज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और वो अपने 60% टू व्हीलर्स को भारत से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इन एक्सपोर्ट्स में अफ्रीकन कंट्रीज बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां पर पहली 90% मार्केट पर चाइनीज ब्रांड्स का कब्जा होता था। लेकिन चाइनीज टू व्हीलर्स वहां पर जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते थे, क्योंकि वहां पर सड़कें नहीं है और साथ ही वो काफी पुअर क्वालिटी डिजाइन्स भी होते थे। लेकिन भारत के टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के पास ये एडवांटेज था कि उन्होंने भारत के हिसाब से अपने टू व्हीलर्स डिजाइन किए, जिसका मतलब है कि उनके ऊबड़ खाबड़ सड़कों से गुजरने की क्षमता भी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माइलेज भी होना चाहिए और साथ ही उनका प्राइस भी कम होना चाहिए। यही वजह है कि धीरे धीरे भारत के टू व्हीलर ब्रांड्स ने अफ्रीका में जाते ही मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया और आज वहां पर 70% मार्केट इंडियन कंपनीज के हाथ में है। इसी तरह बजाज जैसी कंपनीज ने यूरोप को भी कुछ हद तक भेदा है और वो अपनी पल्सर या डोमिनर जैसी बाइक्स को वहां भी लॉन्च कर पाए हैं। ईवी स्पेस में यूरोप की बात ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने 2035 तक खुद को 0 कार्बन का टारगेट दिया है, जिसके लिए वो तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि यूरोप में ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक कार्स लेना पसंद करेंगे और इस मार्केट में अभी चीन का ही कब्जा है और इन्हीं की बदौलत चीन आज जापान और जर्मनी को हराकर दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। लेकिन चीन के पास भी अभी टू व्हीलर के क्षेत्र में कोई खास ब्रांड नहीं है जो ओला का मुकाबला कर पाए। इसके अलावा लैटिन अमेरिका भी एक इंटरेस्टिंग मार्केट है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर ओला इलेक्ट्रिक ने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है, लेकिन अभी कुछ अनाउंस नहीं किया है। ओला के कंपटीशन की बात करें तो ओला ने 2022 में अनाउंस किया था कि वो इटली और नेपाल में अपनी सेल्स जल्द ही शुरू करने वाले हैं और अभी तक वैसे कोई सेल शुरू तो नहीं हुई है। लेकिन आइए इनके मार्केट में मौजूद टॉप ब्रांड्स के साथ ओला को कंपेयर करके देख लेते हैं।
दोस्तों ओला के S1 स्कूटर के कंपैरिजन में आपको इटली में पियाजियो 1 एक्टिव और नेपाल में यादिए G5 मिल जाएगा। अगर पियाजियो की बात की जाए तो इसके 1 एक्टिव की रेंज 85 किलोमीटर है और टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी तरफ यादिए G5 की रेंज 80 किलोमीटर है और मैक्स स्पीड इसकी भी 60 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर इसी को ओला इलेक्ट्रिक के S1 से कंपेयर किया जाए तो हम देखते हैं कि S1 की रेंज 180 किलोमीटर है और इसकी टॉप स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर है और दोनों ही केसेस में यह बाकी स्कूटर से दुगनी कैपेसिटी रखता है। अब अगर बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो जहां ओला S1 की बैटरी कैपेसिटी 2.5 किलोवाट आवर की है, वहीं पियाजियो की बैटरी कैपेसिटी 2.3 किलोवाट आवर की है और यादिए G5 की कैपेसिटी 1.9 किलोवाट आवर की है। ये नंबर्स इंप्रेसिव तो हैं, लेकिन ओला के लिए चिंता की बात यही है कि उन्होंने कहा था वो 2022 के अंत तक इटली और नेपाल में अपने स्कूटर्स बेचना शुरू कर देंगे और अभी तक उन्होंने कोई सेल शुरू नहीं की है, जो दर्शाता है कि शायद अंदर सभी कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, और डिलेज बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ओला ने जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया है उसे भी कुछ हद तक अनरियलिस्टिक बताया जा रहा है। जैसे कि ओला का कहना है कि वो अपने बैटरी आउटपुट को 100 गीगावाट आवर्स तक बढ़ा देंगे, क्योंकि ओला भी अपनी खुद की बैटरीज बना रहा है। इसलिए प्लान काफी एम्बिशियस तो है, लेकिन इस समय दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो 100 गीगावाट आवर की आउटपुट कैपेसिटी देता हो। अगर हम BYD की भी बात करें, जो कि दुनिया की टॉप EV बैटरी कंपनीज में से एक है, तो 2018 में उन्होंने एक बैटरी फैक्ट्री सेटअप की थी जो 24 गीगावाट आवर की कैपेसिटी की थी और ये उस समय दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। इसके बाद उन्होंने इससे भी बड़ा टारगेट 60 गीगावाट आवर का रखा, जिसके लिए उन्हें अफ्रीका में कई सारे माइंस भी खरीदने पड़े ताकि उन्हें रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली और जल्द मिल सके। इसके बाद 2022 के अंत तक वो अभी 70.4 गीगावाट आवर की कैपेसिटी तक ही पहुंचे हैं। लेकिन सिर्फ सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो 98 गीगावाट आवर्स तक 2022 के अंत में पहुंची थी और अब ओला का टारगेट है कि वो 100 गीगावाट आवर तक पहुंच जाए, जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि शायद ओला के लिए बेहतर होता कि वो इस समय अपनी कैपेसिटी को ना बढ़ाते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ये पैसा खर्च करें, तो उनके पास एडवांस मार्केट्स में भी लॉन्च करने के लिए बेहतर प्रोडक्ट्स होते। लेकिन ऐसा लगता है कि ओला समझ गया है या फिर उम्मीद कर रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड बढ़ेगी और तब उनके पास इतनी कैपेसिटी ही होगी कि वो सभी को सर्व भी कर पाएं। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओला के एक्सपेंशन को हमें सिर्फ 2 व्हीलर्स तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत समय पहले ओला की तरफ से भी एक खबरें दी गई थी कि वो एक इलेक्ट्रिक कार पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये बिजनेस उन्हें सूट भी करता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक कैब बिजनेस है और जिन ड्राइवर्स के पास कार्स नहीं होती हैं, ओला उन्हें अपनी तरफ से भी रेंट पर कार्स प्रोवाइड करता है। अब अगर ओला अपनी कार्स बनाने में कामयाब हो जाता है तो उसके पास ऐसे कई आउटलेट्स होंगे जहां से वे अपनी कार्स को पुश कर पाएंगे। आने वाले समय में अगर वो सेल्फ ड्राइविंग को परफेक्ट कर लेते हैं और इसके अनुकूल लॉज सरकार द्वारा पास किए जाते हैं, तो ये भी मुमकिन है कि ओला कैब बुक करने पर आपको एक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल पिकअप करने आए। कार्स के मार्केट में ओला के एंटर करने का मतलब होगा कि वो बड़ी लीग में एंटर कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसके कॉम्पिटिटर्स टाटा और महिंद्रा जैसे लेजेंडरी ब्रांड्स होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनली चाइनीज कंपनी BYD जिस तेजी से मार्केट को कैप्चर करती जा रही है, वो भी ओला की कार्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। लेकिन उनकी बात फिर कभी करेंगे। अभी तो आप कमेंट्स में हमें ये बताइए दोस्तों कि क्या आपको लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के क्षेत्र में कोई बड़ा रेवोल्यूशन लाने में कामयाब हो सकती है। फिलहाल उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।